Welcome to all. We are going to start our second lesson, but as according to our Sanskrit class, first you all will say with me our first shlok. Join your hands. Sangachadvam samvadadvam samvo manasi janatam देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। तो लंबी कक्षा आपको मैंने प्रस्तावना बताई थी पहली, उसमें आपको एक रामायण की कथा भी बताई थी। पहला ही पेड़ बोर न हो इसलिए रामायण की कथा हम लोगों ने सुनी थी। और उसके बाद मैंने स्वर्णकाल, उस सोने जो स्वर्णकाल जो था सोने का कब हुआ उसकी कथा बताई थी। यह अपना दूसरा पार्ट है। मैंने बोर्ड पर 2 लाइनें लिखी हुई है इसकी। शायद आप सबके पास किताब हो जैसी अपेक्षा है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं रही तो भी दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बोर्ड पर थोड़ा लिखकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आपको पहले बताया कि पद्मशास्त्री के द्वारा लिखित जो विश्व कथा शतकम नाम की किताब है, उस विश्व के प्रसिद्ध कथाओं का संग्रह है। विश्व में जो कोई भी अलग अलग देशों में जो प्रचलित कथाएं हैं, उन कथाओं का संग्रह यहाँ पद्मशास्त्री ने किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्वर्ण का स्वर्णस्य काक षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। यह तत्पुरुष समास हम अगले साल देखने वाले हैं। 9वीं कक्षा में हमको अव्ययभाव समास आता है और 10वीं में तत्पुरुष समास आता है। फिर भी मैं बताते जाऊंगा कभी कभी बीच में, जिसका संबंध आपको अगले साल रहेगा, इसलिए अगले साल आपको आसानी रहेगी। यह स्वर्ण काक स्वर्णस्य काक षष्ठी तत्पुरुष समास। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत तस्यश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। कथा तो बताई थी, फिर भी आप लोगों को आपने जिस प्रकार से हम लोगों को लिखना पड़ता है, जिस प्रकार हमको समझना पड़ता है, उस प्रकार में हम पढ़ेंगे। पूरा यह अव्यय है। पूरा का अर्थ होता है लॉन्ग एगो। पूरा का मतलब होता है जिसका अर्थ इंग्लिश में बता सकता हूं, उसका बताऊंगा मैं। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है। कस्मिंचित ग्रामे, कस्मिंचित क्या है? तो यहाँ कस्मिंचित का संधि विग्रह आता है। कस्मिन अधिक चित, चित का मतलब इन सर्टन विलेज ऐसा कहना है हमको। तो कस्मिंचित ग्रामे, अब यहाँ ग्रामे शब्द आया है, ग्राम शब्द की सप्तमी विभक्ति, तो कोई तो भी एक गांव में, यह ग्रामे सप्तमी में है, इसलिए कस्मिन किम की सप्तमी विभक्ति बनाई है। ये ग्रामे नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ग्रामम, ग्रामे, ग्रामाणि, प्रथमा ग्रामा का उल्लेख किया जाता है, लेकिन यह ग्रामम भी बोलते हैं हम लोग, ग्रामः भी बोलते हैं। पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों जगह अपने हिसाब से इसको लिया जाता है। तो यहाँ हम लोग पुल्लिंग भी ले सकते हैं। कस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, गांव में पर इसके अर्थ होते हैं, विभक्ति विकर होता है। तो कोई तो भी एक गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। अब कौन रहता था इन अ सर्टेन विलेज? निर्धना, निर्गतः धनम यस्मात् सा, जिसका धन नष्ट हो गया है, जिसके पास धन नहीं है, जो धन रहित है, ऐसी निर्धन कौन रहती थी? वृद्धा स्त्री, एक औरत थी जो गरीब थी। अब यहाँ निर्धना वृद्धा, आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, निर्धना वृद्धा अनयोः पदयोः विशेषण पदम, इन पद में विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो निर्धना यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और यह है नाउन, जिसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। नाउन एंड एडजेक्टिव ऐसा कोरिलेशन रहता है हमारे इसमें। जैसे वृद्धा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही आएगा। इसलिए
निर्धना वृद्धा, एक निर्धन स्त्री रहती थी। अब यहाँ एका, आप लोगों ने न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़े हैं, संख्यावाचक विशेषण देखे हैं। जैसे एक शब्द पुल्लिंग में एक चलेगा, स्त्रीलिंग में एका चलेगा और नपुंसकलिंग में वह एकम चलता है। तो यहाँ यह वृद्धा स्त्री एक है, जो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उसका न्यूमरल एडजेक्टिव भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। अब ये न्यवसत क्या है, ये थोड़ा हम लोगों के लिए अलग टॉपिक आता है। अब यहाँ न्यवसत क्या रहता है ये देखेंगे आप लोग। न्यवसत में क्या है, तो नी उपसर्ग है और उसको वस धातु लगा है, यह पहले गण का परस्मैपद धातु है। अब वस का मतलब होता है टू स्टे, और न्यवसत क्या है, यह न्यवसत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब जैसे ये जो नी दिख रहा है, इस नी को हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहेंगे, उपसर्ग। ऐसे संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग है, तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग है, जो आपके याद कराए थे हमने 8वीं कक्षा में। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आम, नी, अधि, अपि, अति, सु, उप, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादेह। यह प्रादि कहलाते हैं, इनको ही उपसर्ग कहते हैं। प्रादि क्यों कहा इनको, तो प्रादि कहने का तात्पर्य है कि इनका आरंभ प्र से होता है। प्रयस्यादेहे सब प्रादि, जिसके पहले प्र हो वह प्रादि कहलाते हैं। यह फिर होते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दुर, वी, आ, मी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार यह 22 यानी 22 उपसर्ग है जिन्हें प्रादि कहा जाता है। यह धातु के पहले लगते हैं। क्रियापद का जो मूल रूप है, जिसे हमने धातु कहा, पठ, लिख, खाद, हस, नी, गमगच्छ, भूपव, दायच्छ, उसी प्रकार वस, यह जो धातु है, धातु के पहले लगने वाले शब्द जो रहते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब यह मैंने बताया कि यहाँ न्यवसत जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार कैसे बनता है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि नी उपसर्ग बाहर निकाला गया और वस धातु है, और इस वस धातु का सबसे पहले हमें लंग लकार तैयार करना है। ये बनता है अवसत, ये अवसत लंग लकार हुआ। फिर ये जो उपसर्ग है नी, वह कैरी फॉरवर्ड किया और यहाँ यण संधि इति प्लस आदि इत्यादि, यह जो यण संधि हमने पढ़ी थी, इसी यण संधि के नियम के अनुसार इस ई का यह बनता है और यह बनेगा न्यवसत, और ये रहती थी। अवसत यानी रहती थी, और उपसर्ग निवास करना यानी रहना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पूरा इन्हें बहुत पहले along ago in a certain village there was poor lady। कितनी, तो एक लड़की थी, एक लेडी थी, एक महिला थी, एक वृद्धा थी। वो महिला भी कैसी थी, वृद्धा थी, बूढ़ी थी। क्या करती थी, रहती थी। बस यही परिचय दिया कि एक गांव में एक निर्धन गरीब औरत रहती थी, बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्चेका, अब तस्याश्चेका यहाँ और अगर हम देखते संधि विग्रह, तस्याह एका, तस्याह सर्वनाम, तद स्त्रीलिंग, च का मतलब होता है और, सॉरी एंड, और का मतलब और उसकी एक दुहिता। दुहिता दुहितृ शब्द है जो कन्या के अर्थ में, बेटी के अर्थ में आता है। उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और उसकी एक बेटी थी। कैसी थी बेटी, उस बेटी के दो विशेषण है, एक तो वह विनम्रा थी और मनोहरा, मन को हरण करने वाली, मन को लुभाने वाली, बहुत प्यारी ऐसी और विनम्र पोलाइट ऐसी वह उसकी बेटी थी। चासी संधि विग्रह यहां देखिए हम लोग, तो च अधिक आसीत। अभी आसीत क्या है, यह अस धातु है, दूसरे गण का परस्मै पद, उस
उसका लंग लकार है। आसीत आस्ताम आसम आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म उत्तम पुरुष एक वचन। फिर हमने देखा कि पूरा ये बहुत पहले एक किसी एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक विनम्र और मनोहर ऐसी पुत्री थी, बेटी थी। अब यहाँ स्त्री के लिए समानार्थी शब्द अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को पूछा जाता है कि इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसका समानार्थक शब्द लिखिए। तो स्त्री वामा, ये वामा शब्द हम लोग बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा आपका परिचित वनिता, महिला, योषित, अंगना, स्त्री, योषित, अंगना, स्त्री, स्त्री योषित, अंगना, वामा, वनिता, महिला तथा। इस प्रकार अमर कोश में इसकी कारिका बताई जाती है। स्त्री शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? स्त्री योषित, अंगना, वामा, वनिता, महिला तथा। इस प्रकार हम लोगों को इसके पर्याय शब्द देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी पैराग्राफ की तरफ, दूसरी लाइन की तरफ। अभी तो हम पहले ही पंक्ति देखे हैं यहाँ पर। इसमें कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझे लिखकर भेजिए और पूछ सकते हैं इस पर कुछ रहा तो। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। अब क्या होता है कि एक बेटी है, मनोहर है, विनम्र है। ऐसे उस मनोहर और विनम्र ऐसे अपनी बेटी को उस माता ने एक बार स्थाल्याम, थाली शब्द की सप्तमी विभक्ति है, तण्डुलान् निक्षिप्य, तण्डुलान् निक्षिप्य। अब तण्डुलान् निक्षिप्य संधि विग्रह है तण्डुलान् अधिक निक्षिप्य। चावलों को, ये जो कच्चे चावल रहते हैं, उस तंडुल को संस्कृत में तंडुल कहते हैं। उस तंडुल को, उस कच्चे चावल को स्थाल्याम निक्षिप्य, एक थाली में रखकर, निक्षिप्य नि उपसर्ग है, उसको क्षिप धातु लगा हुआ है और उसको ल्यप प्रत्यय है। आपने देखे तो त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, उपसर्ग पूर्वक अगर धातु आता है तो आपको उसको ल्यप प्रत्यय लगाना पड़ता है। इसी प्रकार एक बार उस मां ने थाली में तंडुलों को रखकर पुत्रीम आदिदेश, यहां संयोग है, अपनी पुत्री को आदेश दिया। पुत्रीम आदिदेश, आदेश, आदेश देना, इसका यह परोक्ष भूतकाल है। बहुत ही पुरानी चीज है, ऐतिहासिक अगर बात है तो बताने के लिए हम लोग परोक्ष भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल थिंग या हमारे जन्म के पूर्व की बात बताने के लिए हम लोग संस्कृत में परोक्ष भूतकाल, जिसे परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग लिट लकार कहते हैं, उस लकार का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार मां ने थाली में चावलों को रखकर अपनी बेटी को आदेश दिया, अपने बेटी को आदेश दिया, सूर्यातपे तण्डुलान् रक्षेभ्यो खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष, क्या करो? तो सूर्यातप, सूर्य से आतपे, सूर्य की जो धूप है उस सूरज की धूप में इन तंडुलों को खगेभ्यो रक्ष, जिससे रक्षा करनी है उसकी पंचमी विभक्ति खगेभ्यो, खगदा शब्द है, उसके पंचमी विभक्ति भोजन, पंचियों से इन चावलों की तुम रक्षा करो। रक्ष धातु ही रक्षा आता है इसमें। पहला गण है परस्मै पद, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। किंचित
कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीयताम् उपजगाम। अब आपको पता है कि एक औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को एक थाली में चावल दिए और धूप में रखे हैं और कहा कि पंछियों से इसकी रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, वह बेटी बैठी है चावलों के पास कि कोई पंछी आएगा और पंछी न खा ले, इसलिए उस पंछी ने वह चावल खाने नहीं चाहिए, इसलिए वह वहां उसकी रक्षा करते हुए बैठी है। उतने में किंचित कालात अनंतरम, कुछ ही काल के बाद। अब यहां आप लोगों को एक संधि दिखेगी, किंचित कालात अनंतरम, किम प्लस चित कालात अनंतरम। अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, और इस अनंतरम अव्यय को पंचमी विभक्ति की अपेक्षा है, इसलिए यह कालात पंचमी विभक्ति है। कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद, तो अनंतरम नीड्स एबिलिटिव केस, इसका मतलब अनंतरम को पंचमी की अपेक्षा रहती है, अनंतरम के साथ सदैव पंचमी विभक्ति रहेगी। तो कुछ समय के बाद एको विचित्र काकः, एक विचित्र काक संधि विग्रह या विसर्ग का उ बना है, जो 10वीं कक्षा में हम लोग देखते हैं। एक विचित्र काकः, और आप लोगों को पूछा जाएगा विचित्र काकः अनयोः पदयोः विशेषपदम किमस्ति। विचित्र काकः, इन दो पदों में विशेष पद क्या है? तो यहाँ जो नाउन रहता है वह विशेष्य रहता है, और यह एडजेक्टिव जो है उसे विशेषण कहते हैं। कैसा कौन है? विचित्र, विशेषत्वेन चित्रितः इति विचित्रः, कुछ अलग ही प्रकार का एक विचित्र ऐसा कौवा समुड्डीयताम् उपजगाम। समुड्डीय जिसे हम लोग प्लुत्य कहते हैं, उड़कर, सम उपसर्ग है प्लस उत उपसर्ग है, दय धातु है और उसको ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, दो उपसर्ग है, सम और उत उपसर्ग पूर्वक दय धातु को ल्यप प्रत्यय लगा और यह बनता है उड्डीय, उड़कर। ताम उपजगाम, यहां संयोग है ताम अधिक उपजगाम। अब ये उपजगाम क्या है? उपजगाम का मतलब होता है नजदीक आया। तो कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उस लड़की के पास आया। ताम सर्वनाम, तद स्त्रीलिंग, प्रथमा जो होती है सा ते तहा और द्वितीय है ताम ते तहा, यह द्वितीय विभक्ति एक वचन। सा ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीय, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया। इस प्रकार यह सर्वनाम तद स्त्रीलिंग चलता है। तो किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उस लड़की के पास आता है। अब ये उपजगाम क्या है? यह उपजगाम है उपसर्ग पूर्व गम धातु। ये गम धातु चलता है गच्छ। अब इसका गम धातु का गच्छ लट लकार में चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसका लंग लकार चलता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। इसका लोट लकार चलता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। विधिलिंग चलता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। लोट लकार चलता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जगाम के लिए गमगच्छ धातु। तो यही बात आते हैं आगे कि मैंने आप लोगों को अभी एक लकार का परिचय दिया, जिसे लीट लकार कहा हम लोगों ने। परोक्ष भूतकाल, परफेक्ट टेंस, कोई भी ऐतिहासिक चीज अपने जन्म के पूर्व की बात या बहुत पुरानी बात बताने के लिए हम इस परोक्ष भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं। वही गमगच्छ धातु का परफेक्ट टेंस, जिसे लिट लकार कहा हम लोगों ने, वह होता है जगाम। जिसके परस्पर पद के सफिक्स है, जैसे परस्पर पद के लट लकार के तीता, अंति, सीता, वी, वह, वह है, उसी प्रकार इस परोक्ष भूतकाल के भी परस्पर पद के सफिक्स है प्रथम पुरुष के अ, अतुः, उहु, और आत्मनेपद में आते हैं ए, आते, इरे। इस प्रकार ये थोड़ा हटके चलता है। तो
तो जगाम का मतलब गया। कहा गया? उपजगाम, ऊपर नजदीक जाना। उस लड़की के पास वह कौवा आता है। तो इस प्रकार हमने पहला पैराग्राफ देखा है, आप लोगों को बताया है, और उसमें आखिर में बताया वो लड़की जब उस चावलों की रक्षा कर रही है तो उस समय के बाद एक विचित्र ऐसा कौवा उड़कर उस लड़की के पास आता है। यहाँ जाता है होता है, लेकिन उपजगाम का अर्थ होता है नजदीक आना, उस लड़की के नजदीक जाता है।